नमस्कार एवरीबॉडी, ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव आपको सीनियर सेकेंडरी के अंदर जो पोएमें आती हैं, वैसे मैंने 4 पोएमें करा दी हैं, 4 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं। अब ये लास्ट पोएम ए बॉयज सॉन्ग रिमेनिंग है आपकी। उस लास्ट पोएम ए बॉयज सॉन्ग को मैं वापस क्या नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग इस पोएम के बारे में मेरे से विचार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस पोएम को ये जानिएगा, ए बॉयज सॉन्ग कविता है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता W.W. गिब्सन के द्वारा लिखी गई। ए बॉयज सॉन्ग, पोएम का नाम क्या है? ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग, ठीक है। ये कविता 12th क्लास के अंदर आपके प्रिस्क्राइब की गई है और इस कविता को W.W. गिब्सन, कई बार ये पूछ देता है कि इसका फुल नेम क्या है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इसके द्वारा इस कविता को कंपोज किया गया है। कौन सी? ए बॉयज सॉन्ग, और जो आपके पाठ्यक्रम में 12th क्लास के अंदर प्रिस्क्राइब्ड की गई है। इस पोएम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, हर पोएम का एक क्वेश्चन आता है कम से कम बोर्ड के अंदर। राजस्थान बोर्ड के अंदर मैं आपको आज बोर्ड का पेपर भी कराऊंगा और पीछे भी कराए थे मैंने पेपर आपके 18 का, 19 का, 20 3 साल के मैंने पेपरों में देखा है। बॉयज सॉन्ग प्रत्येक पेपर में आई है। नोबल नेचर अगर पोएम देखें वो भी आई है, 7 एजेस ऑफ मैन देखें वो भी आई हुई है, द स्नेयर पोएम देखें वो भी आई हुई है, द होप पोएम देखें वो भी आई हुई है। तो ये जितने पोएमें आपके कोर्स के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं, सारी की सारी पोएमें आपके बोर्ड के पेपर में 101% आती है। अब ये कभी स्टेंजा के रूप में आती है, कभी स्टेंजा देखकर उसके क्वेश्चन आंसर पुटअप कर लेता है अपने पास, और कभी ये क्या करता है, केवल क्वेश्चन आंसर दे देता है, थीम दे देता है। इसकी जो थीम है, सबस्टेंस ऑफ द समरी है, वो भी पूछ देता है। अब अपने सामने पोएम का स्टेंजा, केवल इसके अंदर 3 स्टेंजा है, बहुत शॉर्ट पोएम है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये 12th क्लास के कोर्स में है क्या। 3 पोएमों की कविता बहुत शॉर्ट पोएम होती है, बहुत शॉर्ट लिरिक है। जो स्नेर है वो भी 4 स्टेंजा की थी, नोबल नेचर थी उसमें वो को लिली के बारे में था। सारी पोएमें 12th क्लास के पाठ्यक्रम के अंदर, करिकुलम के अंदर सारी की सारी पोएमें आपके वेरी शॉर्ट पोएम है। बहुत अच्छी बात है, अपने पाठ्यक्रम में कम पोएमें शॉर्ट है और 5 पोएमें आपके कोर्स में है। तो 500 पोएमों को आप अच्छी तरह से लर्न करो, समझो। मैंने आपको 500 अपलोड कर दिए वीडियो इसके। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? बॉयज सॉन्ग, W.W. गिब्सन। अब W.W. गिब्सन का जन्म कब हुआ था? 1878, 1878 के अंदर इनका जन्म सन इंग्लैंड के अंदर हैक्सहैम नाम की एक जगह है, हैक्सहैम नाम की जो जगह है, एट हैक्सन इन इंग्लैंड, ठीक है। वी कैन से दैट W.W. गिब्सन वाज बोर्न ऑन एट हैक्सहैम इन इंग्लैंड, ठीक है। ही वाज बोर्न एट, छोटे स्थान के लिए एट लगाते हैं, बड़े स्थान के लिए इन लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान होगा। ये प्रीपोजिशन जो ग्रामर का टॉपिक जब आप अध्ययन करेंगे, उसका जब वीडियो 10th क्लास का मैं अपलोड करूंगा तो आपको बताऊंगा कि एट का प्रयोग और इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैक्सहैम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। अब ही डाइड इन 1862। अब 1962, क्योंकि 1878 के अंदर जन्म हुआ था तो 1600 कैसे हो सकता है? 1900 यानी 19th सेंचुरी 62 के अंदर ये डाइड हुए थे। कौन? W.W. गिब्सन। इनका जन्म भी हो गया था और इनकी मृत्यु भी हो गई। अब आपके सामने आया ये फर्स्ट वार। इनका एक माउंटेन कवर है, इनका वर्ष है, काव्य, वर्ष बोलते हैं काव्य को, और उसका नाम था माउंटेन कवर, MOUNTAIN, माउंटेन कवर। ये एक जो वर्ष था, काव्य था, उसके अंदर एक वॉइस सॉन्ग कविता है, उसको इसने क्या किया था? अकर किया था, अवतरित किया था। और ये
सेंचुरी 2 के 1602 के अंदर इसका जो कलेक्शन था, 1600 नहीं बेटा 1902, बार बार मैं ये लिख देता हूँ 16th सेंचुरी में, जबकि 16th सेंचुरी नहीं 19th सेंचुरी का। तो 1902 के अंदर जो इसका एक कलेक्शन आया था माउंटेन कवर, और वो 1902 के अंदर इस कविता को उसने क्या किया था, अवतरित किया था, अकर किया था, टेकन किया था। अब एक बात ये हो रही, और ये जो कवि था, पोइट था W.W. गिब्सन, इसका एक रॉबर्ट ब्रुक नाम का जो कवि था, बार कवि कहते हैं जिसको, रूपर्ट ब्रुक, इसका नाम सुना होगा, सेकंड अमेरिकन पोइट है रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक नाम का जो कविता, इसकी कंटेम्पररी था, क्लोज फ्रेंड था इसका, ठीक है। अब इसने कविता लिखी है जो सेकेंड ईयर में, आपके थर्ड ईयर में कोर्स में है, एमडीएस यूनिवर्सिटी में, एमडीएस यूनिवर्सिटी में। और एक सोल्जर नाम सुना होगा, डेथ नाम की जो पोएम सुनी होगी, सोल्जर नाम की पोएम सुनी होगी, वो कविता रॉबर्ट ब्रुक के द्वारा ही क्या की गई है, कंपोज की। इसका एक क्लोज फ्रेंड था जो प्रथम विश्व युद्ध के समय शायद इसने अपनी कविताएं लिखी हैं। सोल्जर पोएम भी शायद 1916 में लिखी थी, देख लेना कब लिखी है। तो उसका एक रूपर्ट, इसका क्या था, क्लोज फ्रेंड। तो ये आपका W.W. गिब्सन के बारे में पूरा डिटेल आपको मालूम हो गया। Who was a W.W. Gibson? His full name was a Wilfrid Wilson Gibson, and he was born in 18th century 78 at Hexham in England, and he died in 19th century 62. And his famous work, popular works, was Mountain Cover. This poem, a boy's song, has been taken from there, which was composed in 19th century too. And boy's song poem is prescribed in our course. Today we will study a boy's song poem in Hindi and English, both language. There are only 3 stanzas in this poem. First at all, I am telling you the theme of the poem. The theme of the poem is that the poet W.W. Gibson tells that there are 2 words in this poem, which name is Beluted and Eagle. छोटी चिड़िया, बेलुटेड बोलते छोटी चिड़िया को, ये थोड़ी स्कॉटलैंड के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। छोटी सी चिड़िया होती है, ब्लू कलर की होती है, और ये हमेशा स्लो कड़वे वृक्ष के ऊपर रहती है। और एक है ईगल। ईगल तो अपन लोग जानते हैं, चील है, अपने यहाँ भी पाई जाती है, इंडिया के अंदर भी। तो ये ईगल क्या करता है, फ्लाइज इन द स्काई, हायर फ्लाई इन द स्काई। तो इन दोनों पक्षियों के बारे में कवि क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि जो प्रकृति की चीजें हैं, उन प्रकृति के चीजों के अंदर जो वर्ड्स हैं, पक्षी भी हैं, वो भी क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, वो भी गुलाम नहीं रह सकते। एक पक्षी को अपने पिंजरे में कैद कर लिया और उसको कैद करके अपन रख लिया। ये पोइम आपके द स्नेयर पोइम जो जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई थी, उसके अंदर भी यही था, उसमें रैबिट के बारे में था। इस पोइम के अंदर बेलुटेड और ईगल के बारे में। ये दोनों पक्षी, दे बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू देम, दे कम एंड गो टू मी, वे मेरे पास आते हैं और चले जाते हैं। दे आर माई डिलाइट। कभी कितना खुश होता है W.W. गिब्सन, इतना अपने आप को प्राउड महसूस करता है कि ये सारे पक्षी मेरे से, ऑल द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विथ मी, सारे पक्षी मेरे से जुड़े हुए हैं। दे कम एंड गो, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बट आई कैन नॉट, मैं पकड़ नहीं सकता उनको, बिकॉज दे आल्सो लाइक फ्रीडम। वो भी क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। पक्षी भी गुलामी नहीं चाहते हैं। एक पक्षी आपके पास चले आता है, अपन मोर को पंख देते, वो दाना देते हैं ना, दाना देते मोर अपने पास आने लगता है, तो पक्षी का इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना एसोसिएशन हो जाता है उसका अपने से, इतना अटैचमेंट हो जाता है, वो मेरे पास आता है और फिर क्या करता है, चला जाता है। तो कवि कहता है, फिर कभी अपनी इमेजिनेशन को क्या करता है, थोड़ा आगे बढ़ाता है और वो कहता है, आई ऑल्सो वांट्स टू फ्लाई इन द स्काई विद द एट द सनवर्ड वे। कभी खुद कहता है कि मैं भी इस सनवर्ड वे की तरफ क्या करना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ। तो कवि की कितनी इमेजिनेशन है, कितनी कल्पना है उसको, कि वो भी उस पक्षी के साथ क्या करना चाहता है, उड़ना चाहता है, ताकि वो भी क्या कर सके, फ्रीडम का आनंद ले सके।
तो ये कविता देखो एक तरीके से नेचर जो कविता है, नेचर पोइट है। आपने अंग्रेजी के अंदर नाम सुना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो आपके कोर्स में नहीं है। 9th क्लास में एक से समय चलती थी, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये पोएम आपने सुना होगा, 9th क्लास में थी आपके लिए, आपको 12th में है। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसके अंदर कवि कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसे धर्म के अंदर जन्म देना जहां पर प्रकृति के लोग क्या हो, पुजारी हो, वर्शिपर हूं और प्रकृति को पूजा करते हूं। ऐसे धर्म को उसने पैगनिज्म कहा था। पैगनिज्म धर्म को कवि अपनाना चाहता है। क्यों अपनाना चाहता है? क्योंकि दे आर वर्शिपर ऑफ द नेचर, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। और जिस धर्म के अंदर प्रकृति की पूजा होती है, आई एक्सेप्टेड दिस रिलीजन, मैं इसको स्वीकार करता हूं, करूंगा, इसको जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि पैगनिज्म धर्म के लोग क्या होते हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर होते हैं। तो अंग्रेजी के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ है, he was called the father of nature, प्रकृति का उसे पिता कहा गया है। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। the world which much with us, ये पोएम है, 9th क्लास में है, और उसके अंदर कवि केवल प्रकृति के बारे में करता है। तो ये दोनों पोएम, ए बॉय सॉन्ग और ए द स्नेयर, दोनों पोएम किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है। तो अपनी इस कविता के अंदर यही है। मैं तीनों स्टेंजा को आपको रीड आउट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसका समरी भी समझिएगा। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाऊंगा। वी बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उनको मैं क्या करता हूं, उनको उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। फ्लाइंग फ्री, उड़ो आप। बट आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं फैलाऊंगा। आई स्प्रेड, फैलाना, एंश्योर, जाल में फंसाना। तो कवि कहता है कि मैं उनके लिए स्प्रेड नहीं करूंगा, सेट नहीं करूंगा, नो स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है नेट, जाल नहीं बिछाऊंगा। क्यों? मैं उनको पकड़ना ही नहीं चाहता। बट लीव देम, लीव का मतलब होता है छोड़ना, वो चीज छोड़ना। एक लीव का मतलब रहना होता है, वो स्पेलिंग अलग है, LIVE, एक होता है LEAVE। ध्यान से देखिएगा इसको। लीव का मतलब होता है अवकाश, भी होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ अवकाश भी होता है और इसका अर्थ छोड़ना भी होता है। In this stanza means left, leave, left, छोड़ दिया। कवि ने क्या कर दिया? But leave them flying free, बल्कि उनको स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते रहने के लिए उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। All the birds of the air, हवा के अंदर जितने प्राणी हैं, all the birds of the air belong to me. All the birds of the air belong to me. So I set no snare, I leave them flying freely. स्वतंत्रता पूर्वक उड़ो आप, क्योंकि अगर मैं कैच कर लूंगा तो आप स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए। फ्रॉम द बिलोटेड ऑन द स्लो, अब यहाँ कवि किसकी डिस्कस कर रहा है, किसका डिपिक्ट कर रहा है? बिलोटेड। इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पोएम, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द बिलोटेड एंड द ईगल। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर बिलोटेड और ईगल के बारे में चर्चा कर रहा है। फ्रॉम द बिलोटेड ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है कड़वा वृक्ष, SLOE। स्लो मींस कड़वा वृक्ष। कड़वे वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे पक्षी होते हैं, ज्यादा फ्लैट हाई नहीं कर पाते हैं, तो कड़वे वृक्ष ऊपर रहते हैं। तो वो कहाँ रहता है? फ्रॉम द बिलोटेड ऑन द स्लो टू द ईगल इन द हाइट, ऑन द हाइट, इन द हाइट नहीं, ऑन द हाइट। और वो क्या करता है? ईगल क्या करता है? ऑन द हाइट। और वो क्या करता है? स्लो। तो दोनों का यहाँ पर कवि ने डिस्कस करके बता दिया। ईगल क्या कर, ईगल ऊंचाई का पक्षी होता है, एसोसिएट विद द हाइट, एंड द बिलोटेड इज एसोसिएटेड विद द स्लो। वो कड़वे वृक्ष पर से जुड़ा हुआ है। अनकेज्ड, दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट। अनकेज्ड, वो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हैं। अनकेज्ड हैं, पिंजरे के अंदर नहीं है। दे कम एंड गो, वो मेरे पास आते हैं और गो, चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट एंड फॉर माई जॉय, फॉर माई हैप्पीनेस, ये सारे के सारे क्या हैं? मेरी प्रशंसा है, खुशी है। क्यों? क्योंकि मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं इनको क्या करता हूं? लीव दे, छोड़ देता हूं। आई सेट नो स्नेयर, मैं उनके लिए कोई जाल बिछाता ही नहीं हूं। जब जाल नहीं बिछाओगे तो दे कम एंड गो फ्रीली, वो मेरे पास आएंगे विदाउट फियर, बिना भय के आएंगे। जानवर भी भय महसूस करते ना कि बाद में उनको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, तो वो अपने आप को फ्राइटेंड महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं। तो पक्षी नहीं आता है। जब पक्षी आपसे एसोसिएटेड हो जाता है, बिलोंग टू यू, दैट टाइम दे वुड कम एंड गो फ्रीली, वो आएंगे और चले जाएंगे।
फॉर माई डिलाइट एंड सो द सनवर्ड वे। अब कवि कहता है सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल विंग्स। आई सोर ऑन का मतलब होता है उड़ान भरना, है ना। आई सोर ऑन, वो उड़ान भरना चाहता है। द ईगल विंग्स का मतलब होता है पंख। उसके पंख ऊपर बैठकर, उसके ऊपर बैठकर कवि की एक इमेजिनेशन है, कवि की कल्पना है, उसका एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड है उसका कि वो उस ईगल के पक्षी के ऊपर बैठकर, क्योंकि मेरा पक्षी है और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं उस पर बैठकर क्या करूँगा, ऑन द ईगल विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे। लेकिन मेरे हृदय के अंदर क्या करेंगे, ऑल डे द बिलुटेड सिंग्स। लेकिन जो छोटी चिड़िया की जो सॉन्ग्स हैं, जो क्या करेंगे, इकोइंग माई हार्ट, मेरे हृदय में गूंज रहे हैं। क्योंकि कभी व्हेन द पोइट वांट्स टू फ्लाई ऑन द सनवर्ड वे, एट द सनवर्ड वे, दैट टाइम ही फील्स दैट द इको, द सॉन्ग्स ऑफ द बिलुटेड इकोइंग, गूंज रहे हैं इन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर गूंज रहे हैं। आई कैन नॉट सच सॉन्ग इन माई लाइफ बिकॉज ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू मी and I also belong to them. So there are 3 stanza of the poem. W. Gibson tells that the rhyme scheme of the poem हमको क्या बताता है, what is the rhyme of the scheme। इसकी rhyme scheme क्या है, A B। देखिए हर वर्ड के अंदर कभी E आता है, कभी S आता है, कभी X आता है, तो rhyme scheme उसको बोलते हैं। मैंने हर पोएम के अंदर आपको rhyme scheme के बारे में बताया है, क्योंकि when we writes the a critical appreciation of the poem, जब क्रिटिकल आलोचनात्मक क्वेश्चन जब लिखते हैं, अभी तो नहीं आता है 12th क्लास के अंदर, लेकिन आगे इंग्लिश के अंदर काम आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्वेश्चन को लिखने के लिए, दैट टाइम यू शुड राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ए बी, इसकी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी सी डी एंड ई एफ। देयर आर ओनली 12 लाइन इन दिस पोएम एंड देयर आर 3 स्टेंजा। एवरी स्टेंजा हैज 4 लाइन्स, प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें हैं। Thus we can say there are only 12 lines in this poem, a boys song। बॉयज सॉन्ग के अंदर कितनी लाइनें ली गई हैं, 12 लाइनें ली गई है। तो 12 लाइनों की मैंने आपको समरी बताई है कि इसकी समरी क्या होती है, इसकी थीम क्या होती है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। We can say that the central idea is the poem is that we should not set a snare for the birds of biluted and eager। We should leave them flying freely। हमें उनको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। We should not catch them, we should leave them flying freely because they also like freedom। वो भी क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। इस प्रकार इस पोएम का जो ये हुआ। अब मैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर जो 2018 में, 19 में और 2020 में आए हैं, उनका थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आए थे। देखिए एक मेरे पास पेपर अभी है 2020 जो 7 मार्च को हुआ था एग्जाम, उसके अंदर क्या आया था, फ्रॉम द बिलुटेड ऑन द स्लो। फ्रॉम द बिलुटेड वी कैन से दैट दिस इज द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। ये सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम है। इस पोएम के अंदर क्या कह रहा है, फ्रॉम द बिलुटेड ऑन द स्लो, यानी छोटी चिड़िया कहाँ रहती है, कड़वे वृक्ष पर रहती है, टू द ईगल ऑन द हाइट, और चील कहाँ रहता है, ऊंचाई पर रहता है, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, और वो मेरे पास बिल्कुल फियरलेस होकर, निर्भीक होकर मेरे पास आते हैं और चले जाते हैं, एंड दे आर माई जॉय एंड दे आर माई डिलाइट। कवि ने इसको अपना पक्षी माना है, एसोसिएट माना है। फर्स्ट यह स्टेंजा दिया है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या पूछा है, विच वर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर स्टेंजा दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, विच वर्ड्स, कौन से पक्षी, विच वर्ड्स, उन पक्षियों के नाम बताना। द पोएट मेंशन, है ना, कभी उल्लेख करता है, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करता है, कभी कौन से 2 पक्षियों का उल्लेख करता है इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस पैराग्राफ के अंदर। वर्ड्स विच नेम इज बिलुटेड एंड ईगल, और दोनों की स्पेलिंग आपके इस स्टेंजा के अंदर दे रखी है, तो आपकी स्पेलिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। द बिलुटेड दे रखा है स्टेंजा के अंदर, पोएम के अंदर, सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम है, और पूछा इसने क्या है, केवल 2 पक्षियों के नाम पूछे,
और मेंशन किए हैं इस पैराग्राफ के अंदर, विच इज बिलोटेड, द बिलोटेड एंड द ईगर मेंशंस इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर उसने क्या किया है, दो पक्षियों का किया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हुआ है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील, कभी कैसा महसूस करता है, व्हेन ही लुक्स द बर्ड फ्लाइंग अनकेज्ड, जब जो पक्षी स्वतंत्रतापूर्वक उड़ते हैं उसके लिए कभी कैसा महसूस करता है, उसको दुख लगता है या खुशी होती है। तो आप यू कैन से दैट द पोएट फील्स, जो डज आया ना, डज को उठा के अपन क्या करेंगे, क्रिया के अंदर एस या एस लगा देते हैं, और डू होता है ना तो उसको एजिट रखते हैं, और अगर डिड आया है तो उसकी अपन क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखने का भी एक तरीका है, केवल रीड आउट का नहीं होता तरीका। हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा में कैसे एग्जामिनेशन में उसको हम पुटअप करें, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, डज आया, इट मीन्स द पोएट फील दे रखा है, फील के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, फील्स कर देंगे। द पोएट फील्स डिलाइट व्हेन ही लुक्स एट द बर्ड फ्लाइंग अनकेज्ड। सेम के सेम क्वेश्चन की लाइन एज इट अकर कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, उसको पूरा एज इट लिख दो, केवल अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट आना चाहिए। एग्जाम में प्राय मैं आपको बता देता हूँ, 12th क्लास या 10th क्लास के लिए, सब दोनों के लिए वो डू और डज और डिड का प्रयोग करता है। कोई भी क्वेश्चन जब पुटअप करता है तो 3 वर्ड्स का यूज करता है, डू, डज और डिड, व्हेन, व्हाई और विच, इन शब्दों का भी प्रयोग करता है। तो डू, डज और डिड, इन तीनों को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। आंसर देते समय हमेशा ध्यान रखिए, अगर डू का यूज किया गया है तो सब्जेक्ट लगा के डू के अंदर जो वर्ब है वो वर्ब एज इट वैसे कैसे है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डज आया तो सब्जेक्ट लगाकर और यहाँ पर वर्ब के अंदर क्या करेंगे, एस या ईएस का अपन प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर मान लो डिड आया तो यहाँ पर अपन सब्जेक्ट लगाकर अपन क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो ये आपके 2018 का मेरे पास क्वेश्चन आया था, और मेरे पास बाकी पेपर शायद मैं लेके नहीं आया हूँ 18 का 19 का, और उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ, या एक बार ये भी पूछा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु क्या है, कौन से पक्षी जुड़े हुए हैं। तो वेरी शॉर्ट पोएम इन दिस एडिशन इन 12th क्लास, रेनबो, ये रेनबो नाम की किताब है, और इस रेनबो नाम की किताब के अंदर मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड की जो पोएम थी बताई है। बहुत शॉर्ट पोएम है, 5 पोएमों का मैंने डिस्कस कर दिया है। मैंने द 7 एजेस ऑफ मैन का डिस्कस किया है, मैंने द होप का किया है, मैंने आपका द नोबल नेचर किया है, मैंने आपका द स्नेर किया है, और मैंने ए वॉइस सॉन्ग किया है। इन तीनों 5 पोएमों के 5 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर हंस सकते हैं, और अभी भी 5 आगे 2020 में अगर ये कोर्स रहा तो एज इट 5 के 5 क्वेश्चन श्योर है। इसी के साथ मैं आपका वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू। आप इसको आप शेयर करेंगे, और जितने विद्यार्थी हैं सबको आप इस पॉइंट के बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अगली चैप्टर को देखा, ठीक है।